हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा वैद्युत चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वे टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? उष्मीय वेग, अपवाह वेग, श्रांति काल, माध्य मुक्त पथ, गतिशीलता, अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। तो आज का यह हमारा टॉपिक पढ़ाई का होने वाला है। और इसमें से खासकर यह जो अपवाह वेग है और अपवाह वेग एवं श्रांति का अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध है, यह तो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, यह टॉपिक और यह टॉपिक। तो हम लोग वैसे हमारे लिए सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना है, लेकिन यह दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम सभी टॉपिक को एक एक कर पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको भी डील करेंगे। लेकिन आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, तो दिल थाम के बैठना है, नोट करना है और समझना है। तो सबसे पहले हम लोग किस टॉपिक पर चले? उष्मीय वेग। तो देखते हैं कि यह उष्मीय वेग है क्या। उष्मीय वेग, इसे हम लोग इंग्लिश में थर्मल वेलोसिटी कहते हैं और सदिश U से निरूपित करते हैं। अब यह उष्मीय वेग है क्या? एक चालक है हमारे पास, ठीक। हम लोग जानते हैं कि चालक के पास जो आवेश वाहक होता है वह है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कमरे की ताप पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, ये यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो इस प्रकार यह यादृच्छिक गति करता रहता है। जिस वेग से यह यादृच्छिक गति करता रहता है, रैंडम मोशन करता रहता है, उसी वेग को हम लोग उष्मीय वेग कहते हैं, ठीक। इस वेग के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी खास दिशा में नहीं हो पाता है, ना तो इधर ना इधर। इसी कारण उष्मीय वेग के कारण किसी चालक से होकर धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। तो अगर कोई पूछता है कि उष्मीय वेग क्या है, तो कहेंगे सर, किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कमरे की ताप पर वह चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जिस वेग से कोई इलेक्ट्रॉन कमरे की ताप पर किसी चालक के अंदर यादृच्छिक गति करता है, रैंडम मोशन करता है, उसी वेग को हम लोग उष्मीय वेग कहते हैं। इस वेग के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी खास दिशा में, या कह सकते हैं किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस वेग के कारण किसी चालक से होकर धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। तो अगर कोई पूछे कि क्या अब उष्मीय वेग के कारण किसी चालक से होकर धारा का प्रवाह संभव है, कहेंगे नहीं सर, उष्मीय वेग के कारण किसी चालक से होकर धारा का प्रवाह संभव नहीं है, क्योंकि इस वेग के कारण इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में अपवाहित या प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन यह आ जाता है कि इसमें तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अगर उसके उष्मीय वेग का औसत मान निकाला जाए तो वह औसत मान कितना होगा? तो सीधा सा बात है, अगर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन के उष्मीय वेग का औसत लिया जाए
तो वह औसत शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इस वेग के कारण कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक में एक ही दिशा में प्रवाहित नहीं हो पाता है। सभी इलेक्ट्रॉन जो है ना, कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता है। इसी कारण सभी के उष्मीय वेग का जब औसत मान लेते हैं तो वह शून्य हो जाता है। लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग कभी भी शून्य नहीं होगा। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग कभी शून्य नहीं होगा, लेकिन चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उन सभी के उष्मीय वेग का औसत मान शून्य ही होगा। समझ गए? तो अब हम लोग नोट करते हैं इसे। कमरे की ताप पर चालक के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से यादृच्छिक गति रैंडम मोशन करते हैं उसी वेग को करते हैं नहीं करता है उसी वेग को उष्मीय वेग कहते हैं। तो कमरे की ताप पर चालक के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से यादृच्छिक गति अर्थात रैंडम मोशन करता है उसी वेग को उष्मीय वेग कहते हैं। उष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। उष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। याद रहेगा हम लोगों को? इस वेग के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि उष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। इस वेग के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है। इस वेग के कारण हम जो सोचेंगे कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दिशा में प्रवाहित होगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या खास है। इस वेग के फलस्वरूप
धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। तो इस वेग के कारण जो सोचेंगे कि धारा का प्रवाह होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, उसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम लोग। हमारे घर में लोहा का कोई टुकड़ा तो रखा हुआ जरूर होगा, नहीं होगा? लोहा क्या है? एक चालक है, उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते रहता है। जिस वेग से गति करता है उसे उसमीय वेग कहते हैं। लेकिन क्या घर में जो लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है उसमें धारा प्रवाहित होती है? अगर वो इसे छोड़ दे तब मान लेते हैं कि यह एक लोहा का टुकड़ा है, क्या इससे धारा प्रवाहित होगी? नहीं। लेकिन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमीय वेग से गति कर रहा है। गति करने के बावजूद भी इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। धारा का प्रवाह कब संभव होता है? जब इसे किसी सेल से जोड़ते हैं, किसी स्रोत से जोड़ते हैं, तब। जब तक नहीं जोड़ेंगे धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। तो हमारे घर में बहुत सारे चालक होंगे, जैसे तांबा का कोई टुकड़ा हो सकता है, जस्ता का कोई टुकड़ा हो सकता है एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा हो। लेकिन वह टुकड़ा जब रखा रहता है, जैसे हम एक लोहा का टुकड़ा लिए अपने टेबल पर रख दिए, क्या उससे धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जबकि उसके अंदर भी मौजूद है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह भी उसमीय वेग से गति कर रहा है, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसका मुख्य कारण है कि उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, उसका प्रवाह उसमीय वेग के कारण किसी एक दिशा में नहीं हो पाता। इसी कारण उसमीय वेग के कारण धारा का प्रवाह संभव नहीं है। और अगर उसी लोहे के टुकड़े को हम किसी सेल से जोड़ देते हैं, किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, वोल्टता के स्रोत से, वोल्टेज के स्रोत से, तब क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी एक खास दिशा में होने लगता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह भी हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि उसमीय वेग के कारण धारा का प्रवाह संभव है क्या? कहेंगे नहीं सर, उसमीय वेग के कारण धारा का प्रवाह संभव नहीं है। और इसका मान कितना होता है? 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड तक। यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, किसी एक के लिए। अब उसमीय वेग का औसत मान हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स के उसमीय वेग का औसत ज्ञात करें तो वह 0 होगा। अर्थात कह सकते हैं सदिश U बराबर सदिश U1 प्लस सदिश U2 प्लस डॉट 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 प्लस सदिश UN बटा n बराबर 0। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स का उसमीय वेग का जब औसत ज्ञात करेंगे तो वह औसत उसमीय वेग हमेशा 0 होगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि औसत उसमीय वेग जो होता है वह हमेशा 0 होता है। अब नेक्स्ट VVI टॉपिक, और नेक्स्ट VVI टॉपिक हमारा कौन सा है? बिल्कुल याद नहीं है। अपवाह वेग, या इसे हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे सदिश VD से निरूपित करते हैं। अब यह अपवाह वेग है क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिगर के सहायता से अपने समझ में आ जाएगा। एक चालक है, ठीक?
चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, मान लेते हैं कि यह जो चालक है इसे जोड़ दिया जाता है एक सेल से, तो यह धन टर्मिनल या ऋण टर्मिनल, तो यह भी धन टर्मिनल होगा, यह ऋण टर्मिनल होगा। अब यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश? इस पर होता है ऋण आवेश। तो यह किसके तरफ आकर्षित होगा? धन टर्मिनल के तरफ, मतलब इधर। अब मान लेते हैं कि यह v1 वेग से इधर जाता है, या v2 वेग से, या v3 वेग से, या v4 वेग से। ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन v1 वेग से धन टर्मिनल की ओर जा रहा है, दूसरा v2 वेग से, v3 वेग से, v4 वेग से, इसी प्रकार सभी कण जा रहा है, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहां v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, सबका औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे होगा? v1 प्लस v2, अगर n ठो है तो हो जाएगा vn बटा n। तो यहां जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल की ओर जा रहा है उसका जो वेग है v1, v2, vn, उस सब का औसत ले लिए। यही औसत वेग कहलाता है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। यह जो औसत वेग है ना, इसे कौन सा वेग कहते हैं? इसे कहते हैं औसत वेग। यही औसत वेग क्या कहलाएगा? अपवाह वेग कहलाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चालक के धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है, अपवाह वेग कहलाता है। वह औसत वेग जिससे चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है, क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है, अपवाह वेग। यह जो औसत वेग है यही अपवाह वेग कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यह अपवाह वेग एक इलेक्ट्रॉन का वेग है? नहीं, यह सभी इलेक्ट्रॉन के औसत, सभी इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत है, सभी इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत है। इसका मतलब है कि अपवाह वेग एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, वह सभी इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत होता है। अपवाह वेग एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, यह सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत होता है। औसत, औसत। जब भी अपवाह वेग बोलेंगे तो याद रखेंगे यह एक इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत मान है। ठीक। दूसरा कि इस वेग के कारण देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसी कारण किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वह अपवाह वेग के कारण होता है। उसमें वेग के कारण तो नहीं होता है, लेकिन अपवाह वेग के कारण होता है। ठीक, तो पहले परिभाषित कर लेते हैं और परिभाषित करने के बाद हम लोग इसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे और देख लेंगे कि इसका मान भी कितना होता है। तो देखते हैं अपवाह वेग है क्या। तो वह औसत वेग जिससे चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उस चालक के धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है, कोमा अपवाह वेग कहलाता है। तो वह औसत वेग जिससे चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स
उस चालक के धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है, अपवाहवेग कहलाता है। इसी वेग के फलस्वरूप धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। नेक्स्ट, इस वेग का मान 10 पर पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस वेग का मान लगभग बोल सकते हैं 10 पर पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड का होता है। तो याद रहेगा हम लोगों को कि इसी वेग के फलस्वरूप अर्थात अपवाह वेग के फलस्वरूप ही धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। और दूसरा बात कि इस वेग का मान 10 पर पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड का तक होता है। तो अपवाह वेग का परिभाषा और मान देखने के बाद हम लोग अपवाह वेग का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अपवाह वेग का जो व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है, यह एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो जब भी एग्जाम में यह पूछा जाएगा तो यह लॉन्ग टाइप में रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे अपवाह वेग का व्यंजक। तो अपवाह वेग का व्यंजक ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें एक छोटा सा फिगर का सहारा लेना होगा। यह एक चालक है, अच्छी बात है। चालक में कौन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारे, लेकिन सभी को यहां पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है। तो यह सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चालक को जोड़ देते हैं एक सेल से। यह सेल का धन टर्मिनल है, यह ऋण टर्मिनल है, तो यह भी धन टर्मिनल होगा और यह होगा ऋण टर्मिनल। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि सेल से जोड़ने का मतलब है इस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना। और जब ये चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तो उस विभवांतर के कारण चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो चालक के अंदर उत्पन्न हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। किस कारण से? तो हम लोगों ने सेल से जोड़ा। सेल से जोड़ने का मतलब है विभवांतर उत्पन्न करना, और विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र का दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। इस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसका मान है सदिश E और दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आवेशित कण है, और ये सभी आवेशित कण अभी इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी आवेशित कण हो, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में होगा तो वह एक वैद्युत बल अनुभव करेगा। तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो आवेशित कण है और ये बाहरी वैद्युत क्षेत्र में मौजूद है। इसी कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन अनुभव करेंगे वैद्युत बल। और यह भी जानते हैं कि अगर आवेश ऋण आवेश हो तो वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अगर आवेश धन आवेश हो तो वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर होती है। तो यहां ऋण आवेश है, इसी कारण इस पर जो वैद्युत बल लगेगा उसका दिशा होगा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। इधर यह भी बल अनुभव करेगा वैद्युत बल सदिश F, यह भी अनुभव करेगा सदिश F, यह भी अनुभव करेगा सदिश F। मतलब जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब
बल अनुभव करेगा, विद्युत बल। और इसी कारण ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाहित होंगे किधर, धन टर्मिनल की ओर। अपवाहित होंगे तो कुछ ना कुछ वेग से अपवाहित होंगे, और सभी के वेग का जब औसत ज्ञात कर लेंगे तो वही औसत कहलाएगा अपवाह वेग। ठीक, तो हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले माना सदिश ई क्या है, तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सदिश ई हो गया चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव वैद्युत बल सदिश F बराबर क्या होता है, Q सदिशी इलेक्ट या Q आवेश है, तो Q के बदले ले लेंगे माइनस ई। क्यों ले लेंगे, तो जहां Q बराबर माइनस ई अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और यही माइनस दर्शाता है कि विद्युत बल की दिशा इस विद्युत क्षेत्र के क्या होती है, विपरीत होती है। अब गति के द्वितीय नियम से, तो हम लोग गति के द्वितीय नियम से जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुनी त्वरण। तो सदिश F बराबर हो जाएगा, तो सदिश F बराबर हो गया m सदिश E। समीकरण मान लेते हैं 2, जहां m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और a है इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों का LHS समान है, तो RHS भी क्या होगा, समान ही होगा। इस फिगर की जरूरत नहीं है तो फिगर को हम लोग हटा देते हैं। तो अब तुलना करते हैं किसे किसे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो MA बराबर माइनस ई सदिशी, तो सदिश A बराबर हो गया माइनस ई सदिश E बटे M। यह हो गया इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र। याद रखेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन का त्वरण समान ही होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, और किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तो समान होता ही है। इसी कारण सभी इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी समान होगा। ठीक, तो यह इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र हो गया। इसे परिमाण के रूप में लिखेंगे तो परिमाण के रूप में A बराबर हो गया EE बटे M। इसे भी याद रखेंगे। ठीक, अगर त्वरण इलेक्ट्रॉन का पूछ दिया, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो EE बटे M।
अब एक सूत्र का उपयोग करेंगे, जो सूत्र हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। वह सूत्र है V बराबर सदिश U प्लस सदिश AT से। तो V बराबर U प्लस AT सूत्र तो हम लोग पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हैं कई बार, 12th में भी, यहां तक कि 9th 10th क्लास में भी कई बार पढ़े हैं। ठीक, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए सदिश V1 बराबर सदिश U1 प्लस सदिश A, और T के बदले यहां τ1 लिखेंगे। ठीक, समय को सामान्यतः T से सूचित करते हैं, लेकिन यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए समय की बात हो रही है, तो इसके लिए एक स्पेशल संकेत दे देते हैं जिसका नाम है τ1। τ1, ठीक। तो फर्स्ट मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया सदिश V1 बराबर सदिश U1 प्लस सदिश A τ1। कोई दिक्कत नहीं। अब A में A1 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि सभी समान बल अनुभव करता है। क्यों समान बल अनुभव करता है, क्योंकि सभी का आवेश समान होता है, सभी का आवेश समान होता है, और चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह नियत होती है। अब दूसरा के लिए सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, सदिश V2 बराबर सदिश U2 प्लस A τ2। इसी प्रकार nवां मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला के लिए यह, दूसरा के लिए यह, तीसरा के लिए होगा, चौथा के लिए होगा, तो उतना को लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग सीधा nवां के लिए लिख देते हैं। तो nवां के लिए हो जाएगा सदिश Vn बराबर सदिश Un प्लस A τn। ठीक, nवां के लिए हो गया, या किसके लिए, फर्स्ट के लिए हो गया, या किसके लिए, सेकेंड के लिए हो गया। अब यह जो सब V1 V2 Vn है, इस सभी का अगर औसत निकाल लिया जाए तो वही कहलाएगा अपवाह वेग। ठीक, तो सदिश V1 सदिश V2 डॉट 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 सदिश Vn का औसत मान अपवाह वेग कहलाएगा। ठीक, तो सबका औसत निकाल लेना है, इसलिए अपवाह वेग सदिश Vd, अपवाह वेग को सदिश Vd से निरूपित करते हैं, तो अपवाह वेग सदिश Vd बराबर हो जाएगा सदिश V1 प्लस सदिश V2 प्लस डॉट 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 प्लस सदिश Vn बटा n। याद रहेगा ना। तो अपवाह वेग को किससे सूचित करते हैं, सदिश Vd से। तो सदिश Vd बराबर सदिश V1 प्लस सदिश V2 प्लस डॉट 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 प्लस सदिश Vn बटा n। अब इसका 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 सभी का मान रखना है। सभी का मान जैसे ही रखेंगे अपने आप हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो आसान है, अब सभी का मान हम लोग रख देते हैं। तो सदिश Vd बराबर सदिश V1 का मान A τ1
प्लस सदिश V2 का मान प्लस डॉट 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 प्लस Vn का मान सदिश Un a tau n। अब ऐसा करते हैं कि U1 U2 Un को एक साथ कर लेते हैं, इसे अलग कर देते हैं, बटा n कर देंगे, प्लस यह जो टर्म है यह इसे एक साथ कर लेते हैं, tau 1 सदिश a tau n बटा n, दोनों को अलग कर दिए। यह क्या है, उष्मीय वेग का औसत मान है ना, यह तो शून्य पढ़े हुए हैं हम लोग, प्लस इसमें सदिश a कॉमन आ जाएगा, tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n और इसे tau लिख देते हैं हम लोग, यह जो कुल है इसे लिख देते हैं tau, यह tau भी पढ़ाएंगे अभी। अब इस सदिश a का मान रख देंगे हम लोग, सदिश a का मान ज्ञात किए है ना, कितना आया है सदिश a का मान, बिल्कुल याद है, माइनस ई सदिश ई बटा m। तो यहां दो चीज हमें लिखना होगा, पहला कि औसत उष्मीय वेग शून्य होता है, ठीक, तो सदिश U1 प्लस सदिश U2 प्लस डॉट 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 बराबर क्या है, यह है औसत उष्मीय वेग जो होता है शून्य, ठीक, लिख देते हैं जहां सदिश U1 प्लस सदिश U2 प्लस डॉट 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 प्लस सदिश Un बटा n बराबर हो गया औसत उष्मीय वेग जो शून्य होता है, लिख चुके हैं। अब सदिश A का मान रखने पर, तो अब त्वरण का सूत्र रख देंगे हम लोग, तो त्वरण का सूत्र माइनस ई बटा m इंटू tau, ठीक, तो यही हो गया अपवाह वेग का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, इसको परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं, तो परिमाण के रूप में लिखेंगे तो Vd बराबर हो जाएगा ई बटा m इंटू tau, यह भी आया है, हमें यहां तक या यहां तक ज्ञात करके छोड़ देना है, प्राप्त करके छोड़ देना है, तो वही हो जाएगा अपवाह वेग का सूत्र, ठीक, तो यह हो गया अपवाह वेग का सूत्र। जहां tau क्या है, वैसे tau के बारे में ही अब पढ़ने जा रहे हैं। यह जो tau है इसे हम लोग कहते हैं श्रांति काल, ठीक, तो इस सब के बदले हम लोग tau लिख दिए और उस tau को कहा जाता है श्रांति काल। तो अपवाह वेग का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नहीं याद, हमें तो याद है कि नेक्स्ट टॉपिक है श्रांति काल। कौन सी काल, तो श्रांति काल। देखते हैं यह श्रांति काल क्या होता है।
बहुत ही आसान है समझना। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे टॉ से सूचित करते हैं। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम को किससे सूचित करते हैं? टॉ से। तो अब क्वेश्चन आता है कि यह टॉ है क्या, रिलैक्सेशन टाइम है क्या, श्रांति काल है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक क्यों नहीं हो, चालक काहे नहीं बन रहा? हाँ, चालक बन गया जिसके पास दो ठो आंख है या आंख नहीं है, दोनों सिरा है। तो चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होते हैं धनायन। ठीक, बहुत सारे धनायन होते हैं। जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतना हो सकता है धनायन भी हो। तो यहां पर क्या होता है, कुछ कम भी हो सकता है धनायन, तो धनायन कुछ कम भी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। यह निर्भर करता है कि हम लोग कौन सा चालक लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3 ठो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और किसी के पास एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है किसी तत्व के पास। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं कमरे की ताप पर शांत तो बैठता नहीं है, यह यादृच्छिक गति करता है। तो यादृच्छिक गति करता है, जैसे यह इधर से इधर आया तो धनायन से टकरा गया, और फिर यह टकरा के फिर इधर जा रहा था तो इस धनायन से टकरा गया। तो इलेक्ट्रॉन का यहां पर कै ठो टक्कर हुआ? 2 टक्कर हुआ। एक यह टक्कर, फिर यह टक्कर। हो सकता है इसके बाद इससे भी टकरा जाए। तो यहां से टकराने के बाद फिर यहां पर टकराया, इसे 2 क्रमागत टक्कर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। यहां टकराया फिर यहां टकराया, तो यह हुआ 2 क्रमागत टक्कर। और 2 क्रमागत टक्कर के बीच जो समय अंतराल होता है उसी को कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं? श्रांति काल। जैसे इसे समझ लेते हैं, वैसे आजकल तो संभव है नहीं, कुछ दिन पहले संभव था। तो अभी तो कोरोना के कारण लोग दूर दूर रहते हैं। कुछ दिन पहले मार्केट सब में निकलने के बाद देखते थे कितना धक्कम धुक्का होता है। अब मान लेते हैं कि पिछला साल मेला लगा था। ठीक, क्या लगा था? मेला। मेला को मान लेते हैं चालक। ठीक, और चालक के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे सब हैं वे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं वे धनायन हैं। क्या है? धनायन। तो बड़े आदमी धनायन, छोटे छोटे बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉन। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? इधर से गए, यहां टकरा गए किधर किसी से, फिर इधर गए, फिर इधर टकरा गए। अब 2 बार जो टकराए तो दोनों टक्कर के बीच कुछ ना कुछ समय अंतराल तो जरूर होता है। उसी समय अंतराल को हम लोग श्रांति काल कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल अर्थात रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड
का होता है। तो यह जो श्रांति काल है इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है। ठीक, और श्रांति काल निर्भर करता है केवल 2 फैक्टर पर। श्रांति काल केवल 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला है चालक के प्रकृति पर एवं दूसरा है तापमान पर। तो श्रांति काल कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे? 2 पर, चालक के प्रकृति पर और तापमान पर। कह सकते हैं किसी चालक के लिए नियत ताप पर, किसी चालक के लिए नियत ताप पर श्रांति काल भी नियत होगा, श्रांति काल भी नियत होगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। सबसे पहले इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। तो माध्य मुक्त पथ को किससे निरूपित करेंगे? लैम्डा से। अब हम लोग देख रहे हैं कि श्रांति काल वह समय अंतराल है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन 2 क्रमागत टक्कर को परफॉर्म करता है, 2 क्रमागत टक्कर को दर्शाता है। अब सीधा सा बात है कि 2 क्रमागत टक्कर के बीच कुछ न कुछ दूरी भी तो होता होगा। एक धनायन से टकराया, फिर वह दूसरा धनायन से टकराएगा, तो पहला धनायन और दूसरा धनायन तक वह कुछ न कुछ दूरी तय करके तो जाता होगा। उस दूरी को हम लोग श्रांति काल उस दूरी को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक धनायन से टकराया, फिर दूसरा से टकराएगा, तो एक से दूसरा तक वह पहुंचेगा तब तो टकराएगा, और जब एक से दूसरा तक पहुंचा गया तो कुछ न कुछ दूरी तो तय करेगा। उस दूरी को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक, और सीधा सा बात है कि एक धनायन से दूसरे धनायन तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि श्रांति काल में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना दूरी तय करेगा उसे हम लोग कहेंगे माध्य मुक्त पथ। ठीक, तो लिख सकते हैं श्रांति काल में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो श्रांति काल में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया दूरी याद रखेंगे, यहां एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तय किया गया दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बराबर हो जाएगा उष्मीय वेग गुनी श्रांति काल। तो किसी इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बराबर उष्मीय वेग गुनी श्रांति काल, अर्थात लैम्डा बराबर u इंटू टॉ। ठीक, यहां एक इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं क्योंकि अगर सभी इलेक्ट्रॉन का लेंगे तब तो उष्मीय वेग 0 हो जाएगा,
तो श्रांति काल एक इलेक्ट्रॉन के लिए परिभाषित करते हैं और माध्य मुक्त पथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए परिभाषित करते हैं। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? श्रांति काल पढ़ लिए, उसके बाद माध्य मुक्त पथ भी पढ़ लिए। तो कोई पूछेगा माध्य मुक्त पथ को किससे निरूपित करते हैं? तो लैम्डा से निरूपित करते हैं। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो श्रांति काल में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बराबर ऊष्मीय वेग गुना श्रांति काल अर्थात U गुना τ। अब कौन सा टॉपिक है हमारा? जल्दी जल्दी बोला जाए, नहीं बोलना हो फिर भी बोला जाए। एक बार की बात है, बहुत दिन पहले की घटना है, यह इतना पहले का घटना है कि बहुत को याद भी नहीं होगा। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, इतना पहले की बात है किसी को याद भी नहीं होगा। कब की बात है? बहुत पहले की, और कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे गतिशीलता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिशीलता। इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। इसे म्यू ई से सूचित करेंगे। गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी को किससे सूचित करेंगे? म्यू ई से। म्यू ई से। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र अपवाह वेग का मान गतिशीलता कहलाता है। तो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र अपवाह वेग का मान गतिशीलता कहलाता है। मतलब प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवाह वेग का मान होगा उसी को हम लोग कहेंगे गतिशीलता। अर्थात गतिशीलता बराबर हो जाएगा अपवाह वेग, अब बटा क्या हो जाए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो म्यू ई बराबर हो जाएगा VD बटे ई। इसे भी सदिश के रूप में नहीं लिखेंगे, इसे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो सदिशों का भाग अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब VD का तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहां अपवाह वेग का भी मान रख देंगे और यहां वैद्युत तीव्रता तो रहबे करेगा। तो म्यू ई बराबर अपवाह वेग VD का सूत्र क्या पढ़े हैं हम लोग? नहीं है याद? बिल्कुल याद है। क्या पढ़े हैं? ई बट्टा एम इंटू टॉ। अब बट्टा ई तो है ही है, ई बट्टा एम इंटू टॉ। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। मात्रक तो म्यू ई बराबर देख रहे हैं कि है VD बटे। VD क्या हो गया और यह क्या है? वैद्युत तीव्रता। ठीक, तो यह जो VD है
इसका वेग है तो वेग का तो हम लोगों को मीटर प्रति सेकेंड ही लेना पड़ेगा, और वैद्युत तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम लेते हैं। यह हो जाएगा कूलम प्रति न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम लोग कूलम मीटर प्रति न्यूटन प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया गतिशीलता। वैसे इसका मात्रक यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, आवेश का, द्रव्यमान का, और टॉ क्या है, श्रांतिकाल है, समय है, इसका भी रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यह भी याद रख सकते हैं, इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, और आगे हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक को तो हमें ठीक से समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि वह टॉपिक क्यों कुछ खास है, और खास है इसका मतलब है कि एग्जाम में भी बराबर पूछा जाता है। तो अब जो हमारा VVI टॉपिक है वह है अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। तो हम लोग अपवाह वेग पढ़े, धारा घनत्व भी पिछला क्लास में पढ़े थे। दोनों के बीच देखते हैं क्या संबंध होता है। ठीक, एक छोटा सा फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। यह जो चालक है इसका लंबाई मान लेते हैं L, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A। यह है चालक का धन टर्मिनल, यह है ऋण टर्मिनल। ठीक, अब सबसे पहले यह जो चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसका यह है धन टर्मिनल, यह है ऋण टर्मिनल। सबसे पहले तो धारा का दिशा किधर होता है, तो धारा का दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की इधर होती है, और जो धारा की दिशा होती है वही धारा घनत्व की दिशा भी होती है। जबकि अपवाह वेग का दिशा किधर होता है, तो अभी तुरंत देखे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर अपवाहित होता है, धन टर्मिनल की ओर ना। तो सीधा सा बात है, अपवाह वेग का दिशा होगा इधर। ठीक, तो अपवाह वेग और धारा घनत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रहेगा ना हम लोगों को, दोनों असमांतर होता है। कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते चलते जाना है, हम लोगों को मान लेना है चालक की लंबाई ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और n क्या है, n है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो L चालक की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और n है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रति एकांक यानी इकाई आयतन में। सबसे पहले तो चालक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल गुनी लंबाई। आयतन बराबर होता है ना क्षेत्रफल गुनी लंबाई।
तो V बराबर हो गया क्षेत्रफल A लंबाई L, तो V बराबर हो गया AL। अब चूंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इसीलिए भी आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? V इंटू n। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। जैसे एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो 20 पेन का दाम कितना होता है? 20 गुनी 10। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो V आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या V इंटू n। बिल्कुल यही होगा, ठीक। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अतः चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Vn हो गया। V का मान रख देंगे Al इंटू n, तो यह हो गया NaL, ठीक। इसलिए सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश बराबर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगुनी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। तो इसलिए सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश बराबर हो जाएगा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या गुनी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? NaL। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक। तो Q बराबर हो गया, Q हो गया कुल आवेश, कुल आवेश। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश बराबर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या गुनी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर NaL इंटू E। तो यहां तक हम लोग नोट कर लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर कमेंट करके लिख सकते हैं, हम तो हैं ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार कुल आवेश Q बराबर हो गया NeAl। अब हम लोग जानते हैं कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, I बराबर Q बटा T, इसलिए T बराबर Q बटा I। तो T बराबर Q तो Q तो Q नहीं, Q का मान दिया हुआ है तो Q तो Q क्यों लिखेंगे? NeAl बटा I। इसे मान लेते हैं समीकरण एक। अभी तक तो कोई समीकरण माने नहीं है, तो T बराबर हो गया NeAl बटा I। तो यह हो गया समय। अगर हम पूछें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक के ऋण टर्मिनल से
धन टर्मिनल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसका सूत्र क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समय लगेगा ना। जैसे यह चालक है, यह धन टर्मिनल है, यह ऋण टर्मिनल है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह जिस वेग से जाता है उसे अपवाह वेग कहते हैं, और जितना दूरी तय करता है वह L दूरी है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से चल के जो यहां तक आया, तो यहां से यहां तक आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल तक पहुंचने में लगा समय। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल तक पहुंचने में लगा समय। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है विस्थापन अब बटा होता है वेग। तो T बराबर यहां से यहां का विस्थापन L, तो विस्थापन L हो गया, और यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है जिस औसत वेग से पहुंचता उसे अपवाह वेग कहते हैं, तो अपवाह वेग हो गया। अब यह हो गया समीकरण 2। अगर दोनों समीकरण को देखें तो एक चीज तो पता चलता है कि दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं ना, NeAl बटा I बराबर L बटा Vd। न हो जाएगा, इतना बराबर इतना बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। L कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I बराबर NeA Vd, या इसे लिख सकते हैं Vd बराबर I बटा NeA। नहीं लिख सकते हैं, Vd बराबर I बटा NeA। अब यह जो दोनों संबंध है यह भी VVI है। क्यों है VVI? क्योंकि यह संबंध दर्शाता है अपवाह वेग और विद्युत धारा में। किसमें किसमें? तो यह हो गया अपवाह वेग एवं धारा में संबंध, समझ गए? तो धारा और अपवाह वेग में अगर संबंध पूछे तो यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, लेकिन यह टॉपिक नहीं था हमारा। टॉपिक था धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध। तो हमें संबंध ज्ञात करना है धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में। तो क्या दिक्कत है? आसान सा काम है तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो J बराबर होता है I बटा A। I का मान कितना रखेंगे? NeA Vd। तो J बराबर हो गया Ne Vd, या तो यहीं तक लिख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो थोड़ा आगे भी बढ़ा देते हैं। तो Vd बराबर J बटा Ne, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश के रूप में। तो सदिश के रूप में सदिश Vd बराबर माइनस J बटा Ne। अब माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश
ऋणात्मक होता है, ठीक ना, तो ऋणात्मक होता है तो माइनस सी। अब यहां जो माइनस है यह एक चीज तो जरूर दर्शाता है कि यह माइनस दर्शा रहा है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व एक दूसरे के समांतर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहीं तक हमें एग्जाम में लिखना है, यहां तक भी लिख के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां निगेटिव साइन दर्शाता है कि अपवाह वेग एवं धारा घनत्व और समांतर होता है, ठीक। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, निगेटिव साइन क्या दर्शाता है कि अपवाह वेग एवं धारा घनत्व क्या होता है, एक दूसरे के असमांतर अर्थात विपरीत। तो आज का क्लास यहीं तक रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।